हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेटा ध्यान से समझना, चैप्टर बहुत इजी है, प्रोवाइडेड साथ साथ याद करें। मैं आपको डेवलपमेंट में स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ। और जो बच्चे स्टार्टिंग से डेवलपमेंट को हमने लगभग एक वीक हुआ है स्टार्ट किए हुए, एक वीक में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए। आगे भी चैप्टर की स्पीड कुछ ऐसी रहेगी, प्रोवाइडेड आप इसे साथ साथ याद करें तो गारंटीड 40 में से 40 मार्क्स मिलते हैं बच्चे को डेवलपमेंट में, क्योंकि इजी है। बट आपको साथ साथ पढ़ के टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, तो आज स्टार्ट कर लो। तब भी हमारे यहाँ पे आगे 9 चैप्टर्स बचते हैं डेवलपमेंट के, सिर्फ 3 ही हुए हैं। आज से स्टार्ट कर लोगे तब भी इजीली आपकी डेवलपमेंट कवर हो सकती है। नया चैप्टर है, साथ साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ध्यान से समझेंगे, स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री की ग्रोथ करानी थी, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है। ग्रोथ कब करानी थी? 1947 से स्टार्ट हुई थी और 1990 तक की बात कर रहे हैं। क्यों? ध्यान से समझेंगे। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब हमें पता है हमारे देश में इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी। इंडिया वाज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिशर्स। हम यहाँ कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी प्रमोट नहीं करा। बट उसके बाद जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे पहले अगर देश की डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। अब उसलिए उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करी। बट 1990 में 91 में हमारे यहाँ पे क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। उस पॉलिसी के आने से इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन थी, इंडस्ट्रीज का जो नजरिया था, वो बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि अब फॉरेन इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आने लगी थी। बट उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो उससे पहले की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, 1990 से पहले की। तो उसमें कुछ फीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि सर नहीं, ऐसा आज नहीं होता। तो इसलिए याद रखना कब की बात कर रहे हैं। इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर 1947 टू 1990। सबसे पहला पॉइंट लिखा है एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा सॉरी, टॉपिक क्या है? माय मिस्टेक। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या थी? सबसे पहला पॉइंट लिखा है एपिसेंटर ऑफ। बेटा एक बात बताएं मुझे, कोई बच्चा बताएगा एपिसेंटर का मतलब क्या होता है? यस, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। शायद कभी न्यूज में ध्यान दिया हो तो जब अर्थक्वेक आता है तो बताते हैं इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर इस शहर में था। एपिसेंटर का मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ, सोर्स कहां से शुरू हुई वो चीज। तो वो कह रहे हैं हमारे देश की ग्रोथ का एपिसेंटर क्या था? इंडस्ट्रीज। क्या माना गया था? इंडस्ट्रीज इज द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक उस देश में इंडस्ट्रीज नहीं होगी। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज सर्व एज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। कह रहे हमारे देश में ग्रोथ का इंजन एग्रीकल्चर को माना जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। हमारे लिए एग्रीकल्चर ही सब कुछ था। बट 1947 के बाद जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना शुरू किया एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। अब हम किसको मानने लगे एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ? इंडस्ट्रीज। समझ आ गया पहला पॉइंट। आगे चलते हैं। This is possible only after structural transformation in the economy। कह रहे जैसे ही हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री सेक्टर में आए, तभी ये पॉसिबल हो पाया। एंड ईयर आफ्टर ईयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी इज राइजिंग। कह रहे हर साल जीडीपी में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा ध्यान से समझना
क्या इंडस्ट्रीज को सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं? अच्छा सोर्स, यस। और खासकर तब जब एग्रीकल्चर ओवरबर्डन्ड हो। हमारे एग्रीकल्चर में तो एक बहुत अच्छा फीचर है, अच्छा जान के बोल रहा हूं, क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? एग्रीकल्चर ओवरबर्डन्ड हो गया। उसका बर्डन कम करने के लिए क्या इंडस्ट्रीज का होना जरूरी था या नहीं था? ऑब्वियसली। इसलिए क्या बोला? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन चुका है। पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखते हैं? इंडस्ट्रीज इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कह रहे इंडस्ट्रीज क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज बिकॉज, सॉरी, दिस बिकम्स significant when agriculture is already overburdened। कह रही है और इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब एग्रीकल्चर में पहले ही बहुत बर्डन है। एंड लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली, और लेबर फोर्स बढ़ती चली जा रही है। हेंस, बच्चे ने खुद लिखा है, हेंस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। कह रहे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, उस एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडस्ट्रीज। क्योंकि एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो बच्चे हुए लोग कहां जाएंगे? एग्रीकल्चर में जा नहीं सकते, वो जाएंगे इंडस्ट्रीज में। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। बेटा इसका मतलब क्या है? जो हमारे फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, पहले वो कैसी फार्मिंग करते थे? सबसिस्टेंस फार्मिंग। बट उसके बाद उसे कमर्शियलाइज किया था। कैसे कमर्शियलाइज किया था? वहां पे मशीन्स और HYV सीड्स लगाई थी। ध्यान से समझेंगे बेटा, ये जो मशीन्स थी, ये मशीन्स दी किसने थी? मशीन किसने बनाई थी? इंडस्ट्रीज ने। समझना, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था उसका कन्वेंशनल आउटलुक था, हमने पढ़ा था। कन्वेंशनल मींस पुराना, बट जो एग्रीकल्चर में मशीनें लगती है जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइनर, ये सब कहां बने? इंडस्ट्रीज में। तो सोर्स जो एग्रीकल्चर ने दी है मशीनें लगाने की, एग्रीकल्चर को किसने दी है? इंडस्ट्रीज ने। तो इसलिए लिखा है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। कह रहे फार्मिंग को मशीनें लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन है? इंडस्ट्री। यूज ऑफ मशीन लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर इन फार्मिंग हैव बिकम पॉसिबल ओनली ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। कह रहे क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है आज की डेट में क्या हो पाया है? मैकेनाइज, यानी उसमें मशीनें लग पाई। क्लियर हो गई बात? लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ बेटा सिविलाइजेशन का मतलब कोई बताएगा? सभ्यता। चलो वहां पे लिखा है सर सभ्यता, बच्चे ने गूगल करके सर्च करके लिखा था। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? जहां पे जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है वहां पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू हो जाता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है या नहीं? कहीं भी आप देखना, कहीं गांव में भी जाके अगर कोई फैक्ट्री सेटअप हो गई, गांव से भी हट के, गांव से भी 1-1.5-2 किलोमीटर बाद, वहां तक शहर बस जाता है, वहां तक गांव बस जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई फैक्ट्री सेटअप करेगा, पहली बात उसे वहां तक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहां तक जाने का रास्ता बनेगा, यानी कि रोड बनेगी, वाटर सप्लाई होगी, तो जो नेसेसरी चीजें है वो वहां तक इंडस्ट्री वाला खुद सेटअप कर लेगा। और उसके बाद लोग जब कहेंगे यार यही नौकरी करनी है तो इसके आसपास ही अपना घर या झोपड़ी बना लेते हैं, वो सिविलाइजेशन वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो सिविलाइजेशन का मेन रीजन क्या है? इंडस्ट्रीज। ये जितने भी हम देखते हैं ना शहर बन गए, अर्बनाइजेशन वाज द रीजन ऑफ इंडस्ट्रीज। आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हो, शायद आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बताया भी हो, देहरादून, यहाँ आज से 10 साल पहले अगर आप प्रॉपर्टी लेने चले जाओ तो बहुत ही सस्ती रेट पे मिलते थे, शायद 4-5 हजार रुपए गज, जो हमारे शहर में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको आज की डेट में। और ये सिर्फ 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बट जैसे ही वो उत्तराखंड में आया, उसको कैपिटल बनाया गया, वहां कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई, आज वहां पे 50 हजार रुपए गज में भी प्रॉपर्टी लेना बड़ा मुश्किल है। दिस इज जस्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन।
समझ रहे हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, अर्बनाइजेशन इज प्रमोटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। कह रहे अर्बनाइजेशन प्रमोट किस वजह से हुआ, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड दिस हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। कह रहे इस वजह से सिविलाइजेशन डेवलप हो जाता है। पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन्हें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ आनी शुरू हो जाती है जैसे इंडस्ट्री बनती है। दे वर्क हार्डर टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, वो अपने लिए खुद मेहनत करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। बेटा ये पॉइंट तो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली बता ही दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चरल अब इसका मतलब बताएगा कोई मुझे? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ का मतलब क्या होगा? जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होगी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगा या नहीं? वहां पे अपने आप बहुत सारे सेगमेंट डेवलप हो जाएंगे। बैंकिंग जैसी कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होती है, आप देखना उसकी फैक्ट्री गेट पे ही बैंक खुल जाता है, चाहे वहां दूर दूर तक कोई बैंक ना हो, लेकिन उसकी फैक्ट्री गेट पे आपको बैंक मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जैसे ही इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। देखो क्या लिखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। कह रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या डेवलप हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी विद एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक communication, banking, insurance, transportation, power, etc. is also spreading। कह रहे जैसे जैसे इंडस्ट्री स्प्रेड हो रही है वैसे वैसे क्या स्प्रेड हो रहा है हमारे देश में? इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मैं अगर नॉर्मल सी बात बताऊं, हमारे तो बहुत पास में हरिद्वार के पास पतंजलि का प्लांट बना है। पतंजलि का प्लांट एक गांव में जाके था, उस गांव में वैसे तो कोई जाके राजी नहीं था। आज उस गांव की जो सड़कें हैं ना, शायद हमारे शहर से बेटर है। क्यों? जैसे इतना बड़ा प्लांट लगा, ऑब्वियसली वो सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा कि भाई सोसाइटी डेवलप कर लूं, और लोग वहां रहना शुरू कर देंगे। जहां पहले झोपड़ियां भी मुश्किल से बनाते थे लोग, वहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। इट वाज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं किसी ब्रांड को या किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट हमें ये समझना है कि क्या इंडस्ट्री से सच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है? तो यस। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। पॉइंट नंबर 6 खत्म हो गया भाई। पॉइंट नंबर 6, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। ध्यान से समझेंगे बेटा, क्या इंडस्ट्रीज से हम ग्रोथ को रिलेट कर सकते हैं या नहीं? जितनी इंडस्ट्री उतनी ग्रोथ। हम देखते हैं, समझते भी हैं, कई बार हम इस चीज को इमेजिन भी कर चुके हैं कि जो बड़े बड़े देश डेवलप्ड कंट्री में आते हैं वो डेवलप्ड क्यों हैं? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है, अल्टीमेट इंडस्ट्री। हम कहते हैं यूएस, अमेरिका, ये सब देश इतने डेवलप क्यों हैं? तो फिर देखते हैं आज भी हम मशीन जो मंगाते हैं ना, उन्हीं देशों से मंगाते हैं। हम आज भी मशीनों में कैपेबल नहीं है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम उन्हें डेवलप कहते हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री स्टेटस बेटर है हमारे से। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहे दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है, हेंस वी कैन से वेयर देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर विल बी ग्रोथ। कह रहे जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां ग्रोथ कंफर्म होगी। दिस इज व्हाई मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। इसीलिए हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो कौन से कंट्रीज होते हैं? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। लास्ट पॉइंट, impart dynamism to growth process. Impart dynamism to growth process. इसका मतलब क्या है बेटा? ग्रोथ प्रोसेस में हेल्प करती है। डायनामिक्स इन द सेंस डिफरेंट एरियाज में। इंडस्ट्रीज जो है आज की डेट में सिंगल एरिया में डील करती है, डिफरेंट एरिया में। एरिया मींस लोकेशन भी, एरिया मींस डिफरेंट वैरायटी में भी। ठीक है, यहाँ पे डायनामिक्स का मतलब डिफरेंट एरियाज एज वेल एज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट। तो जब इतनी वैरायटी आपको मिल रही है, इतने एरियाज में मिल रही है, तो क्या
इससे हमारा ग्रोथ प्रोसेस डाइवर्सिफाई होगा या नहीं, हमारी मल्टीपल ग्रोथ होगी, हर एरिया में डेवलपमेंट होगी। देखो बेटा, इंडस्ट्री सेटअप करने से सिर्फ जीडीपी नहीं बढ़ती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। तो इसका मतलब ग्रोथ प्रोसेस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जाता है इन डिफरेंट सेगमेंट्स, हर सेगमेंट में ग्रोथ होती है। तो इसीलिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है। देखो क्या लिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर सर्वाइवल। कह रहे जब इंडस्ट्री नहीं थी ना तो हम फूड ग्रेन उगाते थे सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ लाइक कंज्यूमरिज्म। अब हम ऐसा नहीं सोचते, जैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई अब हम कंज्यूमरिज्म यानी अपने साथ अपनी सोसाइटी का भी सोचने लगे। क्लियर हो गई? पहले होता था कि सिर्फ अपने लिए उगा लो, हम खत्म। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है क्लास। हाँ जी बेटा, देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इस टॉपिक को मैंने शॉर्ट फॉर्म बना के आपको याद करवा दिया है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेटा यहाँ पे स्टेट का मतलब है पब्लिक सेक्टर। हमने पढ़ा था, देखो पहली बात तो हम कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, 1947 से लेके 1990 तक। शायद आपको याद होगा जिस बच्चे ने टेस्ट दिया है कि हमारी इकोनॉमी जो थी 1947 में जब बनी थी, इसमें मेजर रोल कौन से सेक्टर को दिया गया था? मेजर रोल पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? उसमें कितनी इंडस्ट्री? 17 इंडस्ट्री रिजर्व करी थी। तो उन्होंने यही पूछा कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो हमें पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल देना पड़ा, कारण बताओ उसके। ये है क्वेश्चन घूम के आ सकता है। और देखो क्या लिखा है, रीजन बिहाइंड पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कह रहे पब्लिक सेक्टर को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में, वरना इंडस्ट्री की डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं तुमने इंपॉर्टेंट रोल दिया, व्हाई ओनली पब्लिक सेक्टर, उसके रीजन बताने। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को बार बार स्टेट यूज करेंगे, स्टेट मींस पब्लिक सेक्टर। क्यों? आपको मैंने बताया था पहली बार, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप कर सके। हम सब जानते हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने में ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट होते हैं। तो देश अभी इंडिपेंडेंट हुआ ही था, काफी लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, पहला रीजन। दूसरा, जिनके पास पैसा नहीं था वो कहीं से अरेंज कर लेते, सपोज अरेंज कर लिया, उसके बाद कहते चलो फैक्ट्री सेटअप करते हैं। बट दूसरा थॉट क्या आता था, भाई इतनी मेहनत करने के बाद क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट बिक जाएगा, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। समझ रहे बात को? अब परचेजिंग पावर नहीं है, सपोज आप ही थे उनकी जगह, पहली बात तो आपके पास पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए कि फैक्ट्री बना ले। दूसरा, चलो आपने कहा लोन पे कर लेंगे, इधर उधर से पकड़ के फैक्ट्री लगा लेंगे। जब तुम्हें यही नहीं दिख रहा कि मैं बना तो लूंगा, प्रोडक्ट खरीदने वाला ही नहीं है कोई, या खरीद तो लेगा पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहेंगे? समझ रहे हैं उसके अंदर क्या नहीं थी? इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्ड यूज किया, इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसमेंट मींस एनकरेजमेंट या मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि उन्हें सेल्स नहीं दिख रही थी। तीसरा रीजन समझना क्या था, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी सोशल वेलफेयर। अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाता तो वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जाता, तो सोशल वेलफेयर इग्नोर हो जाता। तो ये तीन रीजन थे कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किसको मेजर रोल देना पड़ा, पब्लिक सेक्टर को। समझ आया टॉपिक क्या है? तो पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं, रीजन बिहाइंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेटा मुझे टॉपिक में कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, मुझे टॉपिक समझ आना चाहिए कि भाई पब्लिक सेक्टर क्यों कंट्रोल कर रहा था इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को। उसके रीजन तीन बताए। सबसे पहला देखिए, लैक ऑफ कैपिटल। क्या है? लैक ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन जो सेटअप कर भी सकते थे उनके पास इतना पैसा नहीं था। पढ़ते हैं,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया इज नीडेड अ बिग पुश, उसे बहुत सपोर्ट चाहिए था जैसे इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। इंप्लाइंग लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब बहुत पैसा लगने वाला था। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ सम इंडस्ट्रियल हाउसेस। कह रहे जितना पैसा एक्सपेंडिचर होना था ना, खर्चा होना था पैसे का, वो इंडस्ट्रियल हाउसेस की कैपेसिटी से बाहर था, which was far beyond the capacity of some business या some industrial houses. As a result, it was essential for government to promote industrial growth through public sector undertaking. इसी वजह से सरकार को ये स्टेप लेना पड़ा कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ किसके थ्रू होगी? थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। समझ आ गई बात? पहला पॉइंट। यस। सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, लोअर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। लोअर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब आपको बताया अभी क्या? एनकरेजमेंट या मोटिवेशन नहीं था पैसा लगाने का, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मार्केट में लोगों के पास परचेसिंग पावर ही नहीं है। देखते हैं क्या लिखा है। The private investor always lack inducement to investment। कह रहे वो हमेशा उनके अंदर inducement to investment की कमी थी। क्यों? This was because of limited size of the market। कह रहे मार्केट का साइज ही बहुत छोटा था, due to which demand was also low। इस वजह से डिमांड भी कम आती, and thereby inducement to investment as well as investment reduced। इस वजह से उनके अंदर ना तो मोटिवेशन था और ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारी सरकार क्या चाहती थी कि ग्रोथ हो, पर किसको ध्यान में रखते हुए? अच्छा, हमारी सरकार के दिमाग में सोशल जस्टिस क्यों आया? इकोनॉमिक पावर नहीं ना। सोशल जस्टिस पता है क्यों आया था? क्योंकि उन्हें जो नए नए लीडर्स आए थे, लाइक उस टाइम पे महात्मा गांधी जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो वो उन लोगों ने देखा था कि हमारा पूरा देश अभी अंग्रेजों के रूल से फ्री हो रहा है और उनको अभी क्या चाहिए? उनको जैसे वो कहते हैं ना, फ्रीडम नहीं, फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए, उनको एक चीज और चाहिए थी, वो थी कि उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर हो। अगर प्राइवेट सेक्टर पहले ही दिन से आ जाता तो वो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाता और पुअर्स की भलाई ना होती। वो फ्रीडम फाइटर्स हमेशा यही चाहते थे कि गरीबों की भलाई हो, तभी उन्होंने देश को आजाद कराया था। अब वो भलाई के लिए प्राइवेट सेक्टर को तो ला ही नहीं सकते थे ना, तो उनका मोटिव ही था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को रोल दिया था। देखें, द गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट objective of social justice with growth can be achieved only through direct participation of public sector in the process of industrialization। कह रहे सोशल जस्टिस तभी पूरा हो सकता है जब पब्लिक सेक्टर काम करे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ ये दूसरा टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये कहा था और अभी कहूंगा बेटा, 2 टॉपिक कवर हो गए, होपफुली 2 से 3 दिन में ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको भी प्लीज साथ साथ याद कर लें, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।